केक काटती हुई नव्या और अर्चना का अपनी माँ के साथ फ़ोटो देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। साल भर पहले अर्चना अपने पति के दिल्ली ट्रांसफ़र के समय जिस प्रकार अपनी माँ को एम्बुलेंस में लेकर गई थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वे माह या 2 माह से ज़्यादा नहीं बचेंगी। दिल्ली में उसकी बड़ी बहन नव्या पहले से अपने ससुराल वालों के साथ पुश्तैनी घर में रहकर अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। जब अर्चना के पति का भी दिल्ली का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया तो 6 माह से बिस्तर पर पड़ी माँ को लेकर वह भी चल पड़ी। यहाँ अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ बीमार माँ की जिम्मेदारी वह अकेले कैसे उठाती। बड़ी बहन का भी बार बार छुट्टी लेकर लखनऊ आना मुश्किल हो रहा था। नव्या और अर्चना दोनों जब हमारे घर के बगल में खाली पड़े प्लॉट में मकान बनवाने आई, तभी उनसे परिचय हुआ था। उनके पिता का निधन हुए तब 2 वर्ष हो गए थे। उनकी माँ हमारे ही घर बैठकर बरामदे से मज़दूरों को देखा करती और शाम को पास ही में अपने किराए के मकान में लौट जाती। वे अक्सर अपने पति को याद कर रो पड़ती। उन्हीं से पता चला था कि बड़ी बेटी नव्या 12वीं में और छोटी बेटी अर्चना 6वीं कक्षा में ही थी जब उनके पति को दिल का दौरा पड़ा, जिससे वे एंग्जाइटी समझकर रात भर घरेलू उपचार करती रही और सुबह तक सही उपचार के अभाव में उनकी मौत हो गई। वे हमेशा अपने को कोसती रहती, कहती नव्या को अपने पिता की जगह सरकारी क्लर्क की नौकरी मिल गई है। उसका समय तो अच्छा ही रहा, पहले पिता की लाडली रही, अब पिता की नौकरी पा गई। छोटी अर्चना ने क्या सुख देखा, उसके सिर से पिता का साया ही उठ गया। दरअसल अंकल बहुत खर्चीले स्वभाव के थे, महंगे कपड़े, बढ़िया खाना और घूमने फिरने के शौकीन। इसलिए फंड के रुपयों के अलावा बचत के नाम पर बीमा की रकम तक न थी। नव्या हमेशा कहती, मैं ही इसका पिता हूँ, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, इसको भी अपने पैरों पर खड़ा करूँगी। तब आंटी तुनक पड़ती, कहने की बातें हैं बस, कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी तनख्वाह पर तुम्हारे पति का हक हो जाएगा। किसी तरह से 2 कमरे, रसोई का सेट बनाकर वे रहने आ गए। अपनी माँ की पेंशन नव्या ने बैंक में जमा करनी शुरू कर दी और उसकी तनख्वाह से ही घर चलता। उस पर भी आंटी उसे धौंस ना देना भूलती। अपने पापा की जगह तुझे मिल गई है, कल को अपने ससुराल चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। तेरे पापा तो खाने में इतनी तरह के व्यंजन बनवाते थे, यह खाना मुझसे ना खाया जाएगा। और भी न जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए वह दिन गुजार देती। अर्चना सारे घर बाहर के काम देखती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। बड़ी बहन सुबह का नाश्ता बनाकर रख जाती, फिर शाम को ही घर लौट कर आती। वह रास्ते से कुछ न कुछ घरेलू सामान लेकर ही आती। दोनों बहनें अपने स्तर पर कड़ी मेहनत करती, पर आंटी की झुंझुलाहट बढ़ती ही जा रही थी। कभी पति तो कभी अपना मनपसंद खाना, तरह तरह के अचार, पापड़, बढ़िया सब घर में ही तैयार करवाती। छुट्टी के दिन दोनों बहनें अचार, पापड़, बढ़िया धूप में डालती दिख जाती। मेरे पूछने पर बोल पड़ती, पापा खाने के शौकीन थे, तभी से माँ को भी यह सब खाने की आदत हो गई है। ना बनाओ तो बोल पड़ती है, जितना राजपाट था मेरा तेरे पिता के साथ ही चला गया। अब तो तुम्हारे राज में सूखी रोटियां ही खानी पड़ रही हैं। उन दोनों बहनों को दिन रात मेहनत करती दिख बहुत दुख भी होता। समय गुजरता गया। जल्द ही छोटी बहन की एमए की शिक्षा पूरी हो गई। नव्या 30 साल की हो गई। जब आंटी पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा कि नव्या की शादी कब करोगी, तो उन्होंने उल्टा लोगों से ही कह दिया, मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी, तुम लोग ही कहीं देखभाल कर रिश्ता बता देना। दरअसल उन्हें बेटियों की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, जबकि दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई थीं। ज़्यादातर रिश्ते इसी बात पर टूट जाते कि पिता नहीं, भाई भी नहीं, कौन माँ की जिम्मेदारी जिंदगी भर उठाएगा। आखिर नव्या की शादी तय ही हो गई। पता चला कि लड़का बेरोजगार है और यूं ही छोटे मोटे बिजली के काम करके अपना खर्च चलाता है। विनीत का परिवार दिल्ली के पुराने रईस लोगों में से एक था। 4 बड़े भाई थे, सभी अच्छे पद पर नियुक्त थे। सबसे छोटे भाई के लिए कमाऊ पत्नी लाकर उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। विनीत अब घर जमाई बनकर रहने आ गया। आंटी का बहुत ख्याल रखता, मगर आंटी उसे ताना मारने से न चूकती। अर्चना ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना और घर में ट्यूशन लेकर घर खर्च में योगदान देना शुरू कर दिया था। नव विवाहितों को 2 कमरों के घर में कोई एकांत नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से माँ की बेतुकी बातें भी सुननी पड़ती। नव्या ने कभी भी इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वह जल्द से जल्द अर्चना के रिश्ते के लिए प्रयासरत हो उठी। अपनी ससुराल की रिश्तेदारी में ही
नव्या ने अर्चना का रिश्ता तय कर दिया। सुजीत सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और उसके घर में बीमार पिता के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उससे बड़ी 2 बहनें थीं और दोनों ही दूसरे शहरों में विवाहित थीं। अर्चना की विदाई लखनऊ में ही दूसरे छोर में हो गई। सभी ने नव्या को बहुत बधाइयाँ दी कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। अब आंटी का दिलो दिमाग अर्चना के विवाह की चिंता से मुक्त हो गया था। कोई उद्देश्य जिंदगी में बाकी नहीं रहने से उनके खाली दिमाग में झुंझुलाहट बढ़ने लगी थी। वे अक्सर अपने दामाद विनीत से उलझ पड़ती। बेचारी नव्या ऑफिस से थकी मांदी आती और घर पहुंचकर सास दामाद का झगड़ा निपटाती। धीरे धीरे आंटी को सफाई का मीनिया चढ़ता ही जा रहा था। अब वे घंटों बाथरूम को रगड़कर चमकाती। दिन में 2 से 3 बार स्नान करने लगती। अपने कपड़ों को किसी के छूने भर से दोबारा धोती। अपनी कुर्सी अपने तख्त पर किसी को हाथ भी धरने न देती। वे अपने खोल में सिमटती ही जा रही थी। पहले अपने भोजन के बर्तन अलग किए, फिर स्नान घर के बाल्टी मग भी नए लाकर अपने तख्त के नीचे रख दिए। नव्या के पूछने पर बोली, मेरा सामान कोई छुए तो मुझे बहुत घिन आती है। बार बार मांजना पड़ता है। अब मैंने अपने इस्तेमाल का सारा सामान अलग कर लिया है। अब तुम लोग ही इसे हाथ मत लगाना। नव्या को अपने पति विनीत के समक्ष शर्मिंदगी उठानी पड़ती। हर समय घर में शोर मचा रहता। बिना नहाए यह ना करो, वह ना करो, मेरी चीज़ों को छुआ ना करो, मेरे वस्त्रों से दूर रहो, आदि आदि। दामाद तानाशाही से जब उब जाता तो 2-4 दिनों को अपने घर परिवार जो कि दिल्ली में था से मिलने को चल देता। नव्या अपनी माँ को समझाए या पति को समझ ना पाती। किसी तरह अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश में जुटी रहे थे। इन 4 सालों में वह 2 बच्चों की माँ बन गई। खर्चे बढ़ने लगे थे और माँ अपनी पेंशन का 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहती। वे उल्टा उन दोनों को सुनाती रहती, यह तनख्वाह जो नव्या को मिलती है अपने बाप की जगह पर मिलती है। उनका सीधा मतलब होता कि उन्हें पैसों की धौंस ना देना। आंटी आए दिन अपने मायके वालों को दावत देने को तैयार रहती। वे खुद भी बहुत चटोरी थी, इसलिए लोगों को घर बुलाकर दावत कराती। जब भी उन्हें पता चलता कि इलाहाबाद से उनके भाई या बनारस से बहन लखनऊ किसी शादी में शामिल हो रहे हैं तो तुरंत अपने घर पर खाने रुकने का निमंत्रण देने को तैयार हो जाती। घर में जगह कम होने की वजह से जो भी आता भोजन के पश्चात रुकने के लिए दूसरी जगह चला जाता, मगर उसके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करने में नव्या के बजट पर बुरा असर पड़ता। वह माँ को लाख समझाती, देखो मम्मी, मामा मौसी लोग तो संपन्न हैं, वे अपने घर में क्या खाते हैं क्या नहीं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, मगर वे हमारे घर आए हैं तो जो हम खाते हैं वही तो खिलाएंगे। वैसे भी हमारी परेशानियों में किसी ने आर्थिक रूप से कुछ मदद की है जो उनके स्वागत में हम पलक पावनी बिछा दें। लेकिन आंटी के कानों में जूं न रेंगती। उन्हें अपनी झूठी शान और अपनी जीभ के स्वाद से समझौता करना पसंद नहीं था। आंटी को आंखों से कम दिखने लगा था। एक दिन रिक्शे से उतरकर भीतर आ रही थी तो पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अब तो अंधेरा होते ही उनका हाथ पकड़कर अंदर बाहर करना पड़ता। अब उन्होंने एक नया नाटक सीख लिया, दिन रात टॉर्च जलाकर घूमती। नव्या अपने कमरे में ही अपने छोटे बच्चों को भी सुलाती, क्योंकि उसकी माँ तो अपने कमरे में बच्चों को घुसने भी ना देती। अपने तख्त पर सुलाना तो दूर की बात थी, आंटी को फिर भी चैन न पड़ता। रात में उनके कमरे का दरवाज़ा खटकाकर कभी दवा पूछती तो कभी पानी मांगती। आंटी के कमरे की बगल में ही रसोई घर है, मगर रसोई घर से पानी लेना छोड़ वे नव्या और विनीत को डिस्टर्ब करती। ऐसा वे उस दिन जरूर करती जब उन्हें उनके कमरे से हंसी मजाक की आवाज़ सुनाई देती। नव्या अपनी माँ को क्या कहती, लेकिन विनीत का मूड ऑफ हो जाता। आंटी उनकी शादीशुदा जिंदगी में सेंध लगाने लगी थी। इस बीच आंटी की दोनों आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी हुए। उस समय भी दोनों पति पत्नी ने पूरा ख्याल रखा। फिर भी आंटी का असंतोष बढ़ता ही गया। उधर अर्चना के बीमार ससुर जब चल बसे तब जाकर उसके मायके के फेरे बढ़ने लगे। ऐसे में आंटी अर्चना से नव्या की खूब बुराई करती और अपना रोना रोती। वे दोनों अपने कमरे में मगन रहते हैं, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरी दोनों आंखें फूट गई हैं। अर्चना समझा बुझा कर चली जाती। इधर विनीत का मन उबने लगा था। एक तो उसकी आमदनी व काम में कोई इजाफा नहीं हो रहा था, ऊपर से सास की नखरे। नव्या और उसके बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। नव्या ना तो माँ को छोड़ सकती थी ना ही पति को। दोनों की बातें सुन वह चुप रहती।
नव्या का प्रमोशन और ट्रांसफ़र जब दिल्ली हो गया तो उसने चैन की सांस ली और अपनी माँ से भी दिल्ली चलने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वे अपनी सत्संग मंडली को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। नव्या के खर्चे दिनों दिन बढ़ ही रहे थे। विनीत की कोई निश्चित आमदनी नहीं थी। नव्या ने अर्चना को बुलाया कि वह माँ को समझा बुझाकर साथ में दिल्ली चलने को तैयार करे, मगर वे अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हुई। अंत में यह फैसला हुआ कि नव्या अपने परिवार के साथ दिल्ली चली जाए और अर्चना अपने पति के साथ मायके रहने आ जाएगी। अपनी ससुराल के एक हिस्से को अर्चना ने किराए पर चढ़ा दिया और अपनी माँ के संग रहने को चली आई। आखिर वे दोनों अपनी माँ को अकेली कैसे छोड़ देती, वह भी 70 साल की उम्र में। अर्चना मायके में रहने आ गई, किंतु अभी तक तो वह माँ से नव्या की ढेरों बुराइयों को सुन दीदी जीजा जी को गलत समझती थी। अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ दूसरों को कितना परेशान करती है। उसकी 2 छोटी बेटियां भी हैं और घर में केवल 2 ही कमरे, इसलिए वह अपनी बेटियों को माँ के साथ सुलाने लगी। माँ को यह मंजूर नहीं था। कहने लगी, नव्या के बच्चे उसके साथ ही उसके कमरे में सोते थे, मैं किसी को अपने साथ नहीं सुला सकती। अर्चना ने 2 फोल्डिंग चारपाई बिछाकर अपनी बेटियों के सोने का इंतज़ाम कर दिया और बोली, पति को बच्चों को अपने संग सुलाना पसंद नहीं है और अगर कोई तुम्हारा सामान छुएगा तो मैं घर में ही हूँ। जितनी बार कहोगी मैं उतनी बार धोकर साफ कर दूंगी। उसकी माँ इस पर क्या जवाब देती। आंटी नव्या को तो पिता की जगह मिली नौकरी के कारण खरी खोटी सुना देती थी, मगर अर्चना से जब पैसों को लेकर बहस होती तो उसके सामने पासबुक और चेकबुक लेकर खड़ी हो जाती और पूछती, कितना खर्चा हो गया है तेरा, बोल, अभी चेक काट कर देती हूँ। अर्चना उनका नाटक देख वहाँ से हट जाती। नव्या तो अपनी जॉब की वजह से शाम को घर ही आती थी और घर में बच्चे विनीत के संग रहते थे। शाम को थकी हारी लौटने के बाद किसी किस्म की बहस या तनाव से बचना चाहती, सो वह अपनी माँ की हर बात को सुनकर उन्हें शांत रखने की कोशिश करती। मगर अर्चना घरेलू महिला होने के कारण दिन भर माँ की गतिविधियों पर नज़र रखती। वह आंटी की गलत बातों को तुरंत विरोध करती। आंटी ने नव्या को परेशान करने के लिए जो नाटक शुरू किए थे, अब वे उनकी आदत और शनक में बदल चुके थे। कुछ दिन तो आंटी शांत रहीं, मगर फिर अर्चना की सुखी गृहस्थ जीवन में आग लगाने में जुट गई। अर्चना रात में आंटी को दवा खिला वह सिरहाने पानी रख और अपनी बेटियों को सुलाकर ही अपने कमरे में जाती, लेकिन आंटी को कहाँ चैन पड़ता। रात में टॉर्च जलाकर पूरे घर में घूमती, कभी अचानक ही दरवाज़ा खटका देती और अंदर घुसकर टॉर्च से इधर उधर रोशनी फेंकती। उनसे पूछो तो कहती, मुझे कहाँ दिखता है, मैं तो इसे रसोई घर समझ रही थी। सुजीत को अपनी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपनी बीवी के कहने से वह यहाँ रहने तो आ गया था, मगर उसका छोटे से घर में दम घुटता था। साथ ही उसे दिन भर सास के 100 नखरे सुनने को मिलते हैं। रात में भी वे उन्हें चैन से सोने न देती। अर्चना माँ को छोड़ नहीं सकती थी और नव्या से भी क्या कहती। अब तक तो वही तो इतने वर्षों तक माँ को संभाली रही थी। दोनों बहनों में केवल फ़ोन से ही बातें होती। अर्चना माँ की खाने की फरमाइशें देखकर हैरान हो जाती। अगर कुछ कहो तो माँ वही पुराना राग अलापती, तुम्हारे पापा होते तो आज मेरी यह गत ना होती। यह सब सुनकर वह भी चुप हो जाती, मगर सुजीत उबलने लगता। उसने पीना शुरू कर दिया। अक्सर देर रात गए घर आता और बिस्तर पर गिरते ही सो जाता। अर्चना कुछ समझाना बुझाना चाहती भी तो वह अनसुना कर जाता। दोनों के बीच का तनाव बढ़ने लगा था, मगर आंटी को सिर्फ समय से अपनी सफाई, पूजा, सत्संग और भोजन से मतलब था। इनमें कोई कमी हो जाए तो चीख चीख कर वे घर सिर पर उठा लेती। अब हर वक्त नव्या को याद करती कि वह ऐसा करती थी, विनीत मेरी कितनी सेवा करता था, आदि आदि। यह सब सुनकर सुजीत का खून खौल जाता। असल में विनीत अपने भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण सबकी डांट सुनने का आदी था, लेकिन सुजीत 2 बहनों का इकलौता भाई होने के कारण लाडला पुत्र था। उसकी बर्दाश्त की सीमा जब खत्म हो गई तो एक रात वह वापस घर आया ही नहीं। सब जगह फ़ोन कर अर्चना हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। सुबह ननंद का फ़ोन आया कि वह हमारे घर में हैं। कानपुर से लखनऊ की दूरी महज 2-3 घंटे की तो है। सारी रात वह कहाँ था, इसका कोई जवाब ननंद के पास नहीं था। फिर तो वह हर 15 दिन में बिना बताए
गायब हो जाता और पूछने पर तलाक की धमकी देने लगा। कभी कहता कौन सा सुख है इस शादी में, अंधी लड़ाका सांस और बेवकूफ़ बीवी, न दिन में चैन न रात में। अर्चना के शादीशुदा जीवन में तलाक की काली छाया मंडराने लगी थी। वह अक्सर मेरे सामने रो पड़ती। आंटी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उस दिन उनकी चीख पुकार सुनकर मैं उनसे मिलने चली गई। पता चला अर्चना की छोटी बेटी अंशी की गेंद उछलकर उनके कमरे में चली गई। बस इतने में ही उन्होंने घर सिर पर ले रखा था। पूरा कमरा धोया गया। दरवाजे, खिड़की, पर्दे, चादर सब धुलने के बाद ही उन्हें संतुष्टि हुई। अर्चना ने बताया वह अपनी बेटियों को सिर्फ सोते समय ही माँ के कमरे में ले जाती है। बाकी समय वह अपना कमरा बंद कर बैठी रहती है ताकि अंशी और सुमी उनके सामान को हाथ ना लगा सकें। वैसे सुमी 6 साल की हो गई है और बहुत समझदार भी है। वह दिन में तो स्कूल चली जाती है और शाम को दूसरे कमरे में ही बैठकर अपना होमवर्क करती है या फिर बाहर ही खेलती रहती है। लेकिन अंशी थोड़ी शैतान है। उसे नानी का बंद कमरा बहुत आकर्षित करता है। वह उसमें घुसने के मौके तलाश करती रहती है। अंशी दिन भर घर में ही रहती है और स्कूल भी नहीं जाती है। आज जब माँ रसोई तक उठकर गई तो दरवाज़ा खुला रह गया। अंशी ने अपनी गेंद उछाल कर नानी के कमरे में डाल दी, फिर भागकर उठाने चली गई। क्या कहूँ इसे, 3 साल की छोटी बच्ची से ऐसा क्या अपराध हो गया जो मेरी माँ ने हम दोनों को इतने कटु वचन सुना दिए। तभी आंटी कमरे से निकलकर मुझसे उलझ पड़ी। तुम्हारी माँ ने तो तुम लोगों को कोई साफ सफाई सिखाई नहीं है। मैंने नव्या और अर्चना को कैसे काम सिखाया मैं ही जानती हूँ, मगर अपनी औलादों को यह कुछ ना सिखा सकी। मैं मर क्यों नहीं जाती? क्या यही दिन देखने बाकी रह गए थे? बेटियों के रहमो करम पर पड़ी हूँ। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सब मुझे परेशान करते हैं। अर्चना, तेरी भी तो 2 बेटियाँ हैं। तू भी जब मेरी स्थिति में आएगी ना तब तुझे पता चलेगा। मैं यह सब सुनकर सन रह गई। ऐसा अनर्गल प्रलाप, वह भी अपनी बेटी के लिए। अर्चना अपनी बेटी को गोद में लेकर मुझे छोड़ने गेट तक आ गई। ऐसी माँ देखी है कभी जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही जी रही हो? मैं क्या जवाब देती? सुजीत भी परेशान हो चुका है इनकी हरकतों से। हमारे वैवाहिक जीवन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। जरा भी आहट पा कमरे के बाहर माँ कान लगाकर सुनने को खड़ी रहती है कि कहीं हम उनकी बुराई तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हमारे संबंध नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? अब तो सुजीत को भी घर से दूर भागने का बहाना चाहिए। पता नहीं अपनी बहनों के घर जाता है या कहीं और। किस मुंह से उससे जवाब तलब करूं? जब अपनी माँ ही ऐसी है तो दूसरे से क्या उम्मीद रखना? आंटी का सनकीपन बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन अंशी का बर्थडे था, जिसे मनाने के लिए अर्चना और उसकी माँ में पहले ही बहुत बहस हो चुकी थी। आंटी का कहना था घर में बच्चे आएंगे तो यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, सामान छुएंगे। अर्चना ने कहा तुम 2 घंटे अपने कमरे को बंद कर बैठ जाना, ना तुम्हें कोई छुएगा ना ही तुम्हारा सामान को। जब आंटी की बात अर्चना ने नहीं सुनी तो वे बहुत ही गुस्से में आ गई। बर्थडे की तैयारी में जुटी अर्चना की उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैं ही सुबह से 2 बार उसकी मदद करने को जा चुकी थी। शाम को सिर्फ 12 की संख्या में बच्चे एकत्रित हुए और 2-2.5 घंटे में लौट गए। आंटी कमरे से बाहर नहीं आई। 8 बज गए तो अर्चना ने आंटी को डिनर के लिए पुकारा। तब जाकर वे अपने को भवन से बाहर निकली। शायद उन्हें जोरों की भूख लग गई थी। वे अपनी कुर्सी लेकर आई और बरामदे में बैठ गई। तभी सुजीत अपने किसी मित्र को साथ लेकर घर में पहुंचा। उन्हें अनदेखा कर अर्चना से अपने मित्र का परिचय कराकर वह बोला, यह मेरा बचपन का मित्र मानव है। आज अचानक गोल मार्केट में मुलाकात हो गई, इसीलिए मैं इसे अपने साथ डिनर पर लेकर आया कि थोड़ी गपशप साथ में ही हो जाएगी। अर्चना दोनों को खाना परोसने को उठकर रसोई में पहुंची ही थी कि बरामदे से पानी गिराने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आंटी साबुन और पानी की बाल्टी लेकर अपनी कुर्सी व बरामदे की धुलाई में जुट गई थी। दरअसल मानव ने बरामदे में बैठकर सिगरेट पीते समय आंटी की कुर्सी का इस्तेमाल कर लिया था। आंटी रसोई से खाना खाकर जब निकली तो मानव को अपनी कुर्सी पर बैठा देख आँख बबूला हो गई और फिर क्या था, अपने रौंद रूप में आ गई। मानव बहुत खिसियाया। सुजीत और अर्चना भी मेहमान के आगे शर्म से गड़ गए। दोनों ने मानव को माँ की मानसिक स्थिति ठीक ना होने का हवाला देकर बात संभाली। दरअसल आंटी अपने पति की मृत्यु के बाद से खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी।
वे ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण हीन भावना से ग्रस्त रहती। दूसरे लोगों से यह सुन कर कि तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं है। उन्होंने अपनी पकड़ बेटियों पर बनाए रखने के लिए जो चीख पुकार और धौस दिखाने का रास्ता अख्तियार कर लिया था, वह बेटियों पर बहुत भारी पड़ रहा था। एक दिन आंटी रात में टॉर्च जलाकर घूम रही थी कि किसी सामान में उलझ कर गिर पड़ी। उनके सिर में अंदरूनी चोट आ गई थी। उस दिन से जो बिस्तर पर पड़ी तो उठ ही नहीं पाई। 6 महीने गुजर गए। लगता था कि अब गई कि तब गई। इसी बीच सुजीत का भी तबादला दिल्ली हो गया। अर्चना ने अपनी माँ को एम्बुलेंस में दिल्ली ले जाने का फैसला कर लिया। जब वे जा रही थी तब यही कह रही थी, पता नहीं वे दिल्ली तक सही सलामत पहुँच भी जाएंगी या नहीं। मौका पाते ही मैंने अर्चना को फ़ोन लगाया और हालचाल पूछे। उसने बताया, यहाँ दीदी के ससुराल वालों का बहुत बड़ा पुश्तैनी घर है। मैंने भी इसी में एक हिस्से को किराए पर ले लिया है। अब हम दोनों बहनें मिलकर उनकी देखभाल कर लेती हैं अपनी अपनी सुविधानुसार। और तुम्हारे पति का मिजाज कैसा है? उनकी तो एक ही समस्या रहती थी, हमारी प्राइवेसी की। अब यहाँ आकर सुलझ गई है। मैं भी अपने पति और बच्चों को पूरा समय दे पाती हूँ। उसकी आवाज़ की खनक मैं महसूस कर रही थी। और आंटी खुश है कि नहीं? यह हमेशा की तरह खींचती रहती हैं। माँ को तो भूलने का रोग लग गया है, वे सब कुछ भूल जाती हैं। कभी कभी कुछ बातें याद भी आ जाती हैं तो थोड़ा बहुत बड़बड़ाने लगती हैं। वैसे शांत ही रहती हैं। अब वे ज़्यादा बातें नहीं करती, बस उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वे अकेले ना निकले घर से। यहाँ दीदी के ससुराल वालों का पूरा सहयोग मिलता है। तुम्हारी माँ धन्य है जो इतनी समझदार बेटियाँ मिली हैं उनको। मैं तो हमेशा माँ की जगह पर खुद को रख कर देखती थी और इसीलिए शांत मन से उनकी सारे काम करती थी। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। माँ पहले ऐसी नहीं थी। पापा का अचानक जीवन के बीच भंवर में छोड़ जाना वे बर्दाश्त न कर सकी और मानसिक रूप से निर्बल होती चली गईं। शायद वे अपने भविष्य को लेकर भयभीत हो उठी थी। चलो अब सब ठीक है, जैसी भी हैं आखिर वे हमारी माँ हैं और माँ सिर्फ माँ होती हैं। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।